गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब। कार्य ऊर्जा बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखकर इसका आप लोग नोट्स क्लियर बना लीजिएगा। देखिए, जो कार्य और ऊर्जा के दो कॉन्सेप्ट हमारे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो इनका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ें हम आपको बताते हैं। कार्य को सिंपली आप इसी को बोलते हैं वर्क। अगर आप इसको परिभाषित करते हैं तो किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। आप इसका जो डिफिनीसन है इसको एकदम से क्लियर रखिएगा। जो इसमें देखिए, जो मेन पॉइंट हमारे हैं, किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा बल की दिशा में विस्थापन। इसमें हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दिशा। जो बल हम लोग जिस दिशा में लगा रहे हैं, विस्थापन उसी दिशा में होना चाहिए। तो उस वस्तु का जो इन दोनों का गुणनफल होता है, इन दोनों के गुणनफल को क्या बोलते हैं? कार्य। आप ऐसे डायग्राम पर देखिए, अगर कोई भी वस्तु है यम द्रव्यमान का, इस पर बल लगा रहे हैं एफ, तो उसी की दिशा में अगर ये वस्तु विस्थापित हो जा रही है, सपोज करिए यक्स दूरी ये चल रहा है, तो बल का हमारा कार्य का फार्मूला क्या हो गया? कार्य इक्वल टू बल गुणे विस्थापन। अब आप देखिए, मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि जिधर हम लोग बल अप्लाई कर रहे हैं, बल की दिशा में ही इस वस्तु का विस्थापन होना चाहिए, उसी के एकदम से समांतर। यानी कि जिधर बल लगा रहे हैं उधर ही हमारा क्या होना चाहिए? विस्थापन। तो ये हमारा आ गया कार्य W इक्वल टू एफ इंटू यक्स। तो ये बल और ये विस्थापन दोनों एक दूसरे के पैरेलल समांतर होते हैं। अब आप दूसरी चीज़ इसमें देखिए, अगर सपोज करिए ये बल हम लोग किसी उसी के समांतर न अप्लाई करके किसी एंगल पर अप्लाई कर दे रहे हैं, किसी कोण थीटा पर अगर लगाते हैं, विस्थापन वस्तु इधर हो रहा है, तो अब हम लोग को इसका कंपोनेंट लेके आना होगा। जो इसका कंपोनेंट घटक आएंगे कि इस बल का इस दिशा में एक घटक आएगा एफ कॉस थीटा, और इसी के लंबवत जो घटक चला जाता है इसको बोलते हैं एफ साइन थीटा। ये प्रोजेक्टाइल में हम आपको बताए थे। अब देखिए, जितना ये विस्थापित हो रहा है, तो समांतर विस्थापन करने के लिए कौन सा बल यूज हुआ? एफ कॉस थीटा। तो इस समय जो हमारे कार्य का फार्मूला होगा W इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा। ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। दूसरी चीज़ देखिए, जो हमारा कार्य होता है ये कैसी क्वांटिटी है? तो W इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग एफ डॉट एक्स। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि वेक्टर क्वांटिटी में ये हमारा कार्य स्केलर प्रोडक्ट होता है। यानी कि इनका जो क्वांटिटी आएगी, जो वेक्टर में हम लोग सॉल्व करके लाएंगे, वो हमारी एक अदिश राशि आएगी। ये चीज़ें हो गई। अब इसमें आप दो तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो आगे आपको यूज भी करने हैं, न्यूमेरिकल में यूज करने हैं। बेसिक गलती हमारी यहीं से स्टार्ट होती है कि बल जो हम लोग लगा रहे हैं किसी भी बॉडी पे, अगर हमें कार्य फाइंड करना है, तो बल जो अप्लाई होगा तो उस बॉडी का विस्थापन उस बल की दिशा में होनी चाहिए। अगर बल किसी अदर एंगल पे आ जा रहा है, किसी कोण पे आ जा रहा है, तो आप उसके घटक को लेके आइए। अब वो घटक देखेंगे, जो उसका कंपोनेंट आ रहा है, उस कंपोनेंट की वजह से ये बॉडी कितना मूव कर रही है, उस दिशा में वो कितना विस्थापित हो रही है, तो उनके गुणनफल को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्य। चलिए इसके मात्रक को देखते हैं। तो W इक्वल टू फार्मूला हमारा क्या है? एफ इंटू एक्स। एफ का मात्रक क्या होता है? मात्रक
देखिए एफ का मात्रक होता है न्यूटन और एक्स विस्थापन का मात्रक मीटर, तो इसकी यूनिट आ गई न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही पूरा हम लोग बोलते हैं जूल। तो जूल इक्वल टू क्या आ गया, न्यूटन मीटर। एक चीज़ तो आपको यहाँ से मिल गया। दूसरा देखिए, अगर हम लोग इसको कन्वर्ट कर दें केजी सिस्टम में, तो न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर हमारा हो गया, तो पूरा मिल के अगर सॉल्व करेंगे आप तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एक यूनिट इसकी ये भी आ गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। देखिए अगर इसी को आप सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो सीजीएस सिस्टम में हम लोग केजी को क्या बोलते हैं, ग्राम, मीटर को क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड तो हमारा सेकंड ही रहेगा। तो सीजीएस ये हमारी आ गई एसआई सिस्टम में, जिसको हम लोग बोलते हैं एमकेएस सिस्टम, और इसकी वैल्यू अगर हम लोग सीजीएस सिस्टम में लेके आए सीजीएस, तो इसी जूल को कहते हैं अर्ग। ये आप याद रखिएगा, बहुत हेल्प करेगा आपका आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। अब देखिए अगर जूल और अर्ग में रिलेशन हम लोग देखें तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁻5 अर्ग, ये रिलेशन होता है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं प्लस, ठीक है। अब जरा इनका डायमेंशन फार्मूला देखिए, आप डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे अगर, तो केजी को हम लोग किस में मेजर, केजी को क्या लिखते हैं, यम से, मीटर को किससे शो करते हैं, एल स्क्वायर, टाइम को किससे शो करते हैं, टी स्क्वायर हो गया। इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन के आया, यम एल स्क्वायर टी पे -2, ये हमारे आ गए वर्क के डायमेंशन फार्मूले। तो एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हुआ कि अगर वर्क हम लोग को फाइंड करना है तो आप कुछ चीज़ें इसमें याद रखिएगा कि वर्क जब भी आप फाइंड करेंगे तो जो फोर्स अप्लाई करेंगे उस फोर्स के डायरेक्शन में ही आपको डिस्प्लेसमेंट देखने हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो जा रहा है, साइन में इसमें चेंजिंग आ रही है, तो देखिए इसमें 3 कंडीशन आते हैं। फर्स्ट कंडीशन में आप कह सकते हैं, अगर फोर्स इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मीन्स क्या हो गया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ गए यक्स, तो वर्क क्या होगा यहाँ, W इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो W इक्वल टू एफ इंटू एक्स कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1, तो W इक्वल टू आ गया हमारा एफ इंटू एक्स, ये वर्क हमें गेन हो गया। सेकेंड पॉइंट पे देखिए, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देखिए थीटा अगर 90 डिग्री पे अप्लाई हो रहा है, मीन्स फोर्स हमारी जो वैल्यू है वो 90 डिग्री पे आ रही है, तो वर्क कितना होगा, तो W इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा, W इक्वल टू एफ एक्स कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री वैल्यू 0, तो वर्क डन हमें कितना मिल गया, एफ एक्स इंटू 0, तो टोटल क्वांटिटी हो गई हमारी 0। मीन्स क्या हुआ, आपका फोर्स इधर है, डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है, तो बॉडी का मोशन हो रहा है कहीं इस डायरेक्शन में। इस समय अगर हमारा टोटल वर्क डन फाइंड करें तो वर्क डन टोटल कितना आएगा, 0। सबसे अच्छा एग्जांपल आप कुली का केस देख लीजिए। कुली में आपसे पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि टोटल कुली का वर्क डन कितना होता है, तो टोटल वर्क डन उसका कितना होता है, 0। मेन रीजन इसका ये है कि कुली एक बार किसी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अपवर्ड लेके जाता है, सर पे रखेगा उठा के, इसको सपोज करिए, तो वर्क डन हुआ पॉजिटिव, फिर वो अपने सर पे रख करके पैरेलल लेके चलेगा, तो इस बॉडी का जो वेट होगा, वेट तो डाउनवर्ड लगता है mg, लेकिन वो मोशन कहाँ करता है, फॉरवर्ड पैरेलल चलता है अर्थ के, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो इन दोनों में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री एंगल आ गए, तो उस समय वर्क डन यहाँ कितना आ जाएगा हम लोग का, 0। फिर वो अपने हेड से सामान उठा के नीचे ला के रखता है, तो जिस कंडीशन में वो नीचे डाउनवर्ड करेगा ऑब्जेक्ट को, उस समय वर्क डन कैसा इसका होगा, निगेटिव वर्क आएगा,
तो एक बार वो वर्क किया पॉजिटिव, दूसरी बार वर्क किया नेगेटिव, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? टोटल वर्क W पॉजिटिव प्लस 0 माइनस W, यानी टोटल वर्क डन कितना आ गया इसका? 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुली के केस में ये मैक्सिमम पूछा जाता है क्वेश्चन कि कुली का टोटल वर्क डन कितना होता है, तो वर्क डन उसका टोटल कितना होता है? 0। रीजन क्या है कि एक बार वो अपवर्ड को सामान को ऊपर उठाया, पॉजिटिव वर्क किया, पैरेलल लेके चला, 90 डिग्री एंगल ड्रॉ हो जाता है, तो वर्क डन कितना हो गया? 0। फिर वो हेड पे रख के अपना डाउनवर्ड उसको निकालता है, डाउनवर्ड लाता है, तो वर्क डन कितना हो गया? नेगेटिव। तो टोटल अगर हम काउंट करते हैं तो वर्क डन इसका कितना आ जाता है? 0। अब देखिए थर्ड केस में, इसमें अगर हम लोग बात करें कि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 180 का मीन्स क्या हो गया कि बॉडी पे आप फोर्स तो इस डायरेक्शन में अप्लाई किए, लेकिन उसका जो मोशन हो गया उसके अपोजिट आ गया। देखिए अब यहाँ वर्क डन हमें क्या मिल रहा है? W इक्वल टू एफ एक्स कास 180 डिग्री, और कास 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो माइनस एफ एक्स आ गया। ये साइन सिर्फ आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी बॉडी पर वर्क हुआ वो वर्क किधर हुआ? अपोजिट डायरेक्शन में, यानी बॉडी को फोर्स तो आप फॉरवर्ड लगाए, लेकिन बॉडी मूव किधर कर गई? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस साइन का सिर्फ यहाँ पे सेंस इतना है कि बॉडी का जो मोशन हो रहा है, जो वर्क हो रहा है, वो किधर हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये तो बातें हो गई वर्क डन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आप इसमें देखिए जो वर्क डन के मेन 2 पॉइंट आप सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, उसके डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन, कि किसी भी बॉडी पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए। अब आप एक चीज़ नोट में यहाँ याद रखिए वर्क से रिलेटेड। अभी आप देखिए वर्क डन का फार्मूला क्या पढ़े? वर्क कार्य इक्वल टू बल गुणे विस्थापन। देखिए अब सबसे मेन पॉइंट यहाँ आ गया हमारा विस्थापन जो आ रहा है। तो विस्थापन हमारी है क्या? एक सदिश राशि है, और इसका डिफिनीशन अगर देखें तो क्या बोलते हैं? डिस्टेंस, या कह सकते हैं कि सबसे न्यूनतम दूरी, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं? विस्थापन। या कह सकते हैं आप प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं विस्थापन। तो विस्थापन केवल किस पर निर्भर करता है? उसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि वो पाथ से मतलब नहीं है कि बॉडी किस पाथ पे चल रही है। यानी कि अगर हम लोग डायग्राम देखें, कोई भी पॉइंट A टू B अगर मोशन कर रहा है और इसका आप डिस्प्लेसमेंट देखिए, कोई भी ट्रैक ऐसे कवर करता हुआ बॉडी पहुंचा, कोई बॉडी ऐसे डायरेक्ट मोशन कर गया, कोई बॉडी इतना ट्रैक पे चला। अब आपको बताना हो W1, W2 और W3 किस केस में मैक्सिमम, किस पाथ से मैक्सिमम, मतलब किस पथ पर वो मैक्सिमम कार्य किया। तो आप यहाँ क्या बताएंगे? जरा अपने डिफिनीशन पे देखिए। जो विस्थापन, बल तो हम तीनों केस में सेम लगा रहे हैं, लेकिन जो विस्थापन हो रहा है ये कहता है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को देखना है। इसका मतलब यहाँ से सिर्फ हमें ये दूरी देखनी है, और वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे न्यूनतम दूरी। तो इस पथ से मतलब नहीं होता है कि बॉडी हमारी पथ पे कैसे चल रही है। तो इसका मीन्स हो गया कि W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3। हर केस में हमारा वर्क डन क्या होगा? सेम। तो आप एक सिंपल सा यहाँ नोट में लाइन लिख सकते हैं, कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। क्लियर हुआ? अब हम लोग यहाँ देखेंगे, ये तो हमारे कार्य की बात हो गई, थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर कर लिए। अब इसके बाद में जो इसके रेफरेंस फ्रेम शुरू होते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आती है अब एनर्जी। एनर्जी देखिए ऊर्जा, तो ऊर्जा से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो हम आपको एक पहले चार्ट बताते हैं कि एनर्जी हमारी है क्या और कितने टाइप की हमारी ये एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। देखिए ऊर्जा,
देखिए, अगर आप ऊर्जा को परिभाषित करें तो सिंपल आप क्या बोलेंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एक छोटी सी परिभाषा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट ये तो हो गया हमारा एक छोटा सा डिफिनीशन कि हमारा कार्य क्या है। लेकिन अगर आपको इसके न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियरली कंप्लीट करने हैं तो आप ऊर्जा को ही एक निकाय समझिए। मीन्स कोई एक ऐसा हमारा सिस्टम हो जाए जो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर ले, मतलब उसको स्थानांतरित कर ले, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उसको परिवर्तित कर ले। वो पूरी निकाय हमारी क्या कहलाती है, ऊर्जा। यानी कि एक पूरा ऐसा सिस्टम हो जाए जो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर ले, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चेंज कर ले, वही पूरा सिस्टम निकाय ही हमारी क्या होती है, ऊर्जा होती है। जैसे आप पहले इसके टाइप की बात करें तो एनर्जी हमारे देखिए इतने टाइपों में डिवाइड हो सकती है। पहले बात करते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा, दूसरी देखिए आप कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा भी हमारे दो टाइप में बटे हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। दूसरा आप कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा घर्षण ऊर्जा घूर्णन ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा और एक आप इम्पोर्टेंट ले लीजिए वैद्युत ऊर्जा। देखिए, इतने तो इसके मेन पार्ट हो गए। अभी भी इसके बहुत सारे टाइप हमारे हैं जो ऊर्जा के टाइप में आ रहे हैं। लेकिन पहले आप इन चीज़ों को देखिए, जो हमारी ये ऊर्जा के टाइप, इतने टाइप में इनको डिवाइड किया गया है। पहला हमारा क्या है, यांत्रिक ऊर्जा हो गए, प्रकाश ऊर्जा हो गए, ऊष्मीय ऊर्जा हो गए, वैद्युत ऊर्जा हो गए, घर्षण ऊर्जा हो गए, घूर्णन ऊर्जा हो गए, ध्वनि ऊर्जा हो गए, रासायनिक ऊर्जा हो गए। और भी आप बता सकते हैं इसमें जो हमारी बायोलॉजिकल ऊष्मा होती है, ठीक, वो भी हमारी ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा के कई प्रकार यहाँ डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन हमारे जो इस चैप्टर में रोल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे कौन से हैं, यांत्रिक ऊर्जा है, जिनको दो पार्टों में बांटा गया है। दूसरा प्रकाश ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है और वैद्युत ऊर्जा। इतनी ऊर्जाओं को तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना सीखना है। तो आप एक सिंपल तरीका जानिए, यांत्रिक ऊर्जा, जरा आप इन ऊर्जाओं का एक एक थोड़ा सा पार्ट आप क्लियर कर लीजिए। यांत्रिक ऊर्जा हमारी कौन सी है, और यांत्रिक ऊर्जा के जो पार्ट बटे हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो आप कैसे जानेंगे कि कोई भी बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर है। तो आप इसमें अपनी थोड़ी सोचने की कैपेसिटी इन्वॉल्व करिए। खुद सोचिए कि हमारे पास कौन सी एनर्जी किसी बॉडी में कितनी स्टोर है। अगर ये चीज़, इसीलिए हम पहले बताएं आपको कि एनर्जी को अगर आप टोटल एक सिस्टम की तरह डिफाइन करते हैं तो उस सिस्टम में कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा स्टोर है, तो वो अगर हमें मिल जाए तो किस फॉर्म से किस फॉर्म में वो चेंज हो रही है, ये बताना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो आप ज़रा सोचिए, गतिज ऊर्जा मीन्स कहने से ही हो गया कि अगर बॉडी कोई भी बॉडी मोशन में है, वो मोशन कर रही है, तो उसके पास एनर्जी कौन सी स्टार्ट होगी, कौन सा स्टोर होगा, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के जो फार्मूले होते हैं, देखिए यहाँ पे गतिज ऊर्जा K = ½
mv²। देखिए फार्मूले से भी क्लियर है कि अगर बॉडी के पास वेलोसिटी है, मास तो ऑलरेडी होगा ही, तो बॉडी के पास अगर वेलोसिटी है तो कौन सी एनर्जी स्टोर रहती है उसके पास? गतिज ऊर्जा। दूसरी चीज ले लीजिए स्थितिज ऊर्जा। अगर उसके पास स्थित है मतलब वो अर्थ के लेवल से थोड़ी सी हाइट पर, ये अर्थ सपोज करिए, अर्थ का अगर सरफेस है तो एबव उसके चली जाए बॉडी किसी हाइट पर, तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? स्थितिज ऊर्जा। इस सरफेस से बिलो चली आए तो कौन सी एनर्जी स्टोर होगी उसके पास? स्थितिज ऊर्जा। अब वो अलग है कि अगर अपवर्ड हम लोग चल रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी को बताते हैं पॉजिटिव, और अगर डाउनवर्ड चले आए तो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा होती है उसकी नेगेटिव। अर्थ के अगर ये किसी पोजीशन पर आ गई अर्थ से, अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड जाए, तो कौन सी एनर्जी स्टोर होती है उसके पास? पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा। और बॉडी अगर मोशन कर रही हो, गति में हो, तो उस समय कौन सी ऊर्जा स्टोर रहती है उसके पास? संचित रहती है स्थिति गतिज ऊर्जा। दूसरी चीज देखिए आप, जो प्रकाश ऊर्जा है, ये तो बहुत सिंपल है, यानी कि प्रकाश, जैसे हमारा सन से जो लाइट आता है वो लाइट हमारी किसके रूप में हमें मिल रही है? प्रकाश ऊर्जा। यानी कि जो सन में हमारे न्यूक्लियस नाभिकीय संलयन हो रहे हैं, उस संलयन के थ्रू जो हमें एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी हमारी किसके फॉर्म में है? प्रकाश ऊर्जा के फॉर्म में है। आप बल्ब जलाते हैं, इलेक्ट्रिक लाइट सप्लाई करते हैं बल्ब में, तो बल्ब से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है? लाइट एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश ऊर्जा। और प्रकाश ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? अब इसको E = H न्यू मीन्स फोटान के फॉर्म में निकलता है। न्यू को अगर चेंज कर दें तो hc/λ। इन दोनों फार्मूलों का यूज करके हम लोग इसकी एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगले में आइए, ऊष्मीय ऊर्जा की बात करें तो ऊष्मीय ऊर्जा हमारी क्या है? अगर किसी की बॉडी के पास टेम्परेचर है, उसके पास कुछ ताप है, तो कौन सी ऊर्जा स्टोर रहती है उसके पास? ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है Q = ms∆T, दूसरा होता है Q = ml। अब आप देखिए, अगर Q = ms∆T हम लोग देखें तो ये यूज हम लोग तब करते हैं जब बॉडी के टेम्परेचर में, यानी कि वस्तु के ताप में परिवर्तन हो, तो उस समय जो ऊर्जा यूज होती है ms∆T। और बॉडी की केवल अवस्था बदल जाए, मतलब ठोस से वो द्रव में बदल जाए, द्रव से गैस में बदल जाए, तो अवस्था बदलने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वो हमारी कौन सी है? ml। Q = ml। यल क्या यहाँ पे है? इसी को कहते हैं गुप्त ऊष्मा। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। चलिए अगली देखते हैं, जो हमारी ये वैद्युत ऊर्जा हो गई। तो वैद्युत सिंपल है कि जो करंट से हमारे पास एनर्जी आती है, तो इसके तीन फार्मूले होते हैं। आप P = v² / r × T यूज कर सकते हैं। अब ये किसके फॉर्म में कन्वर्ट होती है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P = v × I यूज कर सकते हैं, P = I² × RT। देखिए ये उसमें जो वैद्युत ऊर्जा के हमारे ये फार्मूले हैं, इन फार्मूलों का अब हमें यूज कैसे करना है, तो ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन पर कि हम लोगों का जो एनर्जी आ रही है वो लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, कि यांत्रिक ऊर्जा के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, कि प्रकाश ऊर्जा में जा रही है, कि ऊष्मीय ऊर्जा में जा रही है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेंज करते रहेंगे। ये हम आपको आगे बताएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। दूसरी चीज़ देखिए, अब हमारी घर्षण ऊर्जा आ गया। तो घर्षण में आप फार्मूला क्या पढ़े थे? घर्षण बल F = होता है μ × R, और इसी को बोले थे हम लोग μ × mg। देखिए अब इस ऊर्जा की बात करें तो ये तो हमारे बल हो गए, तो कार्य कितना होगा? W = F × F, यानी उस घर्षण बल की वजह से जितना उसमें वर्क आ जाए वही स्टोर किसके फॉर्म में होता है? घर्षण ऊर्जा के फॉर्म में। घूर्णन ऊर्जा तो आप सिंपल जानिए, कोई बॉडी एक फिक्स पोजीशन पे रह करके किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही हो, देखिए ऐसे वो रोटेट कर रही हो, तो इसके पास जो एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? घूर्णन ऊर्जा। तो घूर्णन ऊर्जा का फार्मूला, ये काइनेटिक एनर्जी जो इसके पास होती है 12I ω²। ये फार्मूला यूज हम आपको आगे बताएंगे। ध्वनि ऊर्जा आप ये तो सिंपल जानते हैं,
ध्वनि ऊर्जा जो हमारी साउंड एनर्जी आ रही है, ये भी तो एक टाइप की हमारी एनर्जी हुई, तो वो एनर्जी चेंज हो, जो भी फॉर्म में चेंज हो रही हो। रासायनिक ऊर्जा की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा टोटल आप केमिस्ट्री में देखे होंगे कि जो हमारी ऊर्जा स्टोर रहती है, जैसे आप सेल ले लीजिए, जो हम लोग सेल यूज करते हैं ड्राई सेल, तो ड्राई सेल में हमारे क्या होते हैं, एनर्जी जो स्टोर रहती है ड्राई सेल में वो केमिकल के फॉर्म में स्टोर रहती है। तो ऑलरेडी उसके पास जो केमिकल के फॉर्म में एनर्जी स्टोर है वो हमारी एनर्जी कौन सी है, रासायनिक ऊर्जा है। अब इस ऊर्जा का यूज हम लोग किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, या फिर यांत्रिक के फॉर्म में, मैकेनिकल के फॉर्म में, जो भी यूज करना हो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएगा। तो इतनी बातें बहुत सिंपल हम आपको बता दिए कि हमारी जो एनर्जी होती है, वर्क होते हैं, इनके जो टाइप आ रहे हैं, और टाइप में भी जो इसके ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे हैं, इस फार्मूलों का जो हमें यूज करना है, तो इसको आप एकदम सीरियस होके कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनका यूज बताएंगे कि एनर्जी किस तरह आपको यूज करनी है, कौन सी एनर्जी किस एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और कंजर्वेशन ऑफ हमारी एनर्जी क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा।